हेलो दोस्तों, ये बजट के ऊपर अपना सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी बेसिक बजट के बारे में, यानी बजट होता क्या है क्या नहीं होता। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अब इसमें चर्चा करेंगे 2023-24 के बजट में सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं। तो बजट होता है वो 1 फरवरी को जारी किया जाता है। इस बार अपने वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उनके द्वारा बजट 2023-24 का जारी किया गया है। मैंने पहले ही बताया था कि बजट होता है वो अगले साल का होता है और जो इकोनॉमी सर्वे होता है वो पिछले साल का होता है। अर्थात इकोनॉमी सर्वे में पिछले साल में सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उसका ब्यौरा होता है, और बजट में होता है सरकार क्या करने वाली है, इसकी कुछ थीम होती है। दोस्तों, ये अमृतकाल का जो अपना सरकार द्वारा अमृतकाल माना जा रहा है जो इसको, उसका पहला बजट है उस साल का। इसमें भारत @100 की थीम लाई गई है। इसमें समृद्ध और समावेशी विकास की परिकल्पना की गई है। इसके तहत विकास का लाभ सभी क्षेत्रों के नागरिकों, विशेषकर युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़ा वर्गों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तक पहुंचे। दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। दोस्तों, चालू वित्त वर्ष की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की, वो 7% अनुमानित की गई है। अनेक संकटों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्थान बना रहा। जान सकते हैं अपन, देख सकते हैं कि कैसे कैसे अपने ग्रोथ वगैरह की। तो दुनिया में भारतीय कर्ज का शानदार उपलब्धियों की वजह से कद है वो दुनिया में भारत का कद बढ़ गया है। इसके तहत भारत ने अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया, जैसे कि आधार, कोविन, यूपीआई आईडी तथा कोविड अभियान था। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि टीकाकरण अभियान अच्छे से चलाया जा रहा था, तो वो अच्छे से चलाया है। इसके अलावा मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति की योजना जो कोविड के दौरान लाई गई थी। अग्रिम मोर्चों के लिए जैसे जलवायु संबंधी लक्ष्य, इनके तहत मिशन लाइफ, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन इत्यादि की सक्रिय भूमिका रही। दोस्तों, इस बार भारत है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जो वासुदेव कुटुंबकम की जो भारतीय थीम है उसको बढ़ाता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक अनूठा रूप भारत का प्रेजेंट करता है वर्ल्ड के सामने। भारत एसडी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एसडी मतलब जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनको 2030 तक पूरा करना है, वो हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 100 लार्जेस्ट इकोनॉमी में से 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, तथा PPP के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो रही है इंडिया की। इस स्लाइड से अपन जानेंगे कि समावेशी विकास की उपलब्धियों में भारत सरकार ने क्या क्या किया है। फर्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण करवाया गया है। अर्थात इसमें क्या क्या है कि सरकार ने अपनी तारीफ की है कि हमने क्या क्या किया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए हैं। PM जनधन अकाउंट खोले गए हैं 47.8 करोड़। प्रति व्यक्ति आय दुगनी होकर 1.97 लाख हो गई है। PM सुरक्षा बीमा और PM ज्योति बीमा योजना के तहत 44.4 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर प्रदान किया गया है। PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। अमृतकाल में सरकार के 3 विजन रखे गए हैं। फर्स्ट है नागरिकों, विशेषकर जो युवा वर्ग है, उनको अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। सेकेंड है विकास और रोजगार के जो सर्जन है, जो साधन है, उन पर विशेष ध्यान देना। वृहत आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना है। दोस्तों, भारत की जो विकास यात्रा है उसमें 4 महत्वपूर्ण रूपांतरकारी अवसरों पर ध्यान दिया गया। फर्स्ट है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, जो अपनी दीनदयाल अंत्योदय योजना है अर्थात ग्रामीण विकास आजीविका मिशन, इसके तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह है को बड़े उद्यमों में परिवर्तन करने का फैसला किया गया है। PM विकास, जो अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है, उसके तहत विश्वकर्मा पारंपरिक कारीगरों और जो शिल्पकार हैं उनको को वित्तीय सहायता दी गई है, और उनका कौशल विकास, स्किल ट्रेनिंग और उनको जानकारी दी जा रही है। पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करता है।
को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों बजट में सप्तऋषि की बात की गई है। अर्थात 2023-24 का बजट है, उसमें 7 जो प्राइमरी इंडिकेटर है उनको तय किया गया है। उसी के आधार पर अपना पूरा बजट तय बनाया गया है। इसमें सबसे पहले आता है समावेशी विकास, सेकेंड है आर्थिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाना, अवसंरचना तथा निवेश करना, क्षमता का विकास करना, हरित विकास करना, और युवा शक्ति को बढ़ावा देना, वित्तीय क्षेत्र को सुनिश्चित करना आदि ध्यान में रखे गए हैं। ये सप्तऋषि है, आप इनको ध्यान रखना कि सप्तऋषि में क्या क्या शामिल है। समावेशी विकास, प्रत्येक व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति अर्थात लाइन में जो अंतिम में जो कैंडिडेट खड़ा होता है, सरकार का टारगेट है कि उस अंतिम खड़े हुए व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का सबका लाभ मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में विकास करना, क्षमता का विकास, हरित डेवलपमेंट यानी कि अपनी जो जलवायु वगैरह है उनमें युवा शक्ति को रोजगार वगैरह आदि देना। ठीक है। समावेशी विकास है वो सबका साथ सबके विकास के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें विशेषकर किसानों, महिलाओं, युवाओं, अन्य पिछड़ा वर्गों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के तबकों तक समावेशी विकास को पहुंचाना है। अपनी कृषि और सहकारिता के बारे में बात करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में सरकार ने एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात कही है कि भाई एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड का निर्माण किया जाएगा, था कृषि वर्धक निधि जो ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेगी। कपास उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के तहत उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ये कार्यक्रम ला रही है। सरकार मिलेट के लिए विश्व केंद्र में श्री अन्न उत्पाद योजना ला रही है। इसके तहत क्या है कि भारत दुनिया के श्री अन्न उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक है। श्री अन्न के अंदर शामिल होता है अपना ज्वार, रागी, बाजरा, कुकट, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोंदा, चीना और सामा। ये बजट में दे रखे हैं ये सब। ये पूछ ले जाएंगे कि मतलब श्री अन्न कुट में क्या क्या शामिल है। मिलेट होते हैं जो अपने मोटे अनाज दाने होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए। इसके लिए सरकार है वो एक वैश्विक केंद्र बना रही है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के तहत इसको बढ़ावा दिया जाएगा। यह संस्था सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करेगी। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन को ध्यान में केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए को बढ़ाया जाएगा। अतिरिक्त भंडारण क्षमता का भी निर्माण किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा और कौशल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के व्यय में वृद्धि करके 2023 में जीडीपी का 2.9% किया गया है। अर्थात शिक्षा में जो खर्च होगा वो जीडीपी का 2.9% किया गया। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बच्चों और किशोरों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। राज्यों को पंचायतों, वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए PMKVY 4.0 योजना की शुरुआत की जाएगी। हेल्थ में सरकार ने 2023 में जीडीपी का 2.1% बढ़ाने का अनुमान लगाया है, फिर खर्च करने का अनुमान लगाया है। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चलाया जाएगा। 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी तथा चुने हुए ICMR लैब के माध्यम से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ में फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम लाए जाएंगे। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच का जो सप्तऋषि टारगेट है उसके तहत आता है आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम। इसके तहत हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, वित्तीय समावेशन, स्किल डेवलपमेंट तथा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं हैं उनको अनिवार्य बनाया जाएगा। उसके लिए 500 ब्लॉक कवरों को कवर किया गया है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत। सरकार वो प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन, PBTG है जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति के समूह होते हैं वो उनका सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रयास करेगी। साथ ही 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। कर्नाटक की जो सूखा संभावित क्षेत्र है वे धारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए
जो सस्टेनेबल जो सिंचाई होती है, जैसे फव्वारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें 66% की वृद्धि की गई है। साथ ही सरकार द्वारा एक भारत श्री अन्य योजना ला रही है, जिसके तहत पूरा नाम है भारत साझा पुरालेख निधान। इसमें जो प्राचीन पांडुलिपियां, अपना पुरालेख, उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा। दोस्तों, जो कैदी हैं, जेलों में जो कैद है, जो जुर्माना नहीं दे सकते या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ है, ऐसे निर्धन कैदी होते हैं, उनकी सरकार वित्तीय सहायता करेगी। सप्तऋषि की अगली थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। इसमें विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना फर्स्ट थीम है। इसमें पूंजीगत निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि दर करके 10 लाख करोड़ किया गया है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। कितना होगा? 3.3%। इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त सचिवालय अवसंरचना में अधिक निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा। सरकार ने एक UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना करेगा। इसका प्रबंधन करेगा अपना राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, कौन? राष्ट्रीय आवास बैंक। इसका उपयोग टियर 1 और जो टियर 2 शहर हैं, उनकी शहरी अवसंरचना के सर्जन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। संपत्ति कर व्यवस्था में सुधार लाकर और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजकों का प्रभाव लगाकर शहरों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए ऋण प्राप्ति योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। अवसंरचना में सुमेलित मास्टर सूची की समीक्षा पर एक विशेष समिति द्वारा जांच भी की जाएगी। दोस्तों, रेलवे के लिए सरकार ने 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा तथा तटीय नौवहन है उनको PP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट 17वीं थीम है सक्षमता को सामने लाना। इसमें बात कर दिया पारदर्शी और जवाबदेही शासन की व्यवस्था करना। दोस्तों, इसके तहत न्यायिक व्यवस्था में दक्षता लाने के लिए ई न्यायालय की स्थापना की जाएगी। फेज 3 शुरू की जाएगी। सरकार 2 योजनाएं ला रही है, विवाद से विश्वास और विवाद से विश्वास 1 और विवाद से विश्वास 2। विवाद से विश्वास 1 स्कीम है, उसमें MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए है। और विवाद से विश्वास 2 स्कीम है, वो सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटारा करने के लिए है। दुर्लभ संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए चुनिंदा स्कीमों के वित्त पोषण को इनपुट आधारित तो परिणाम आधारित में बदला जाएगा। सरकार एक निकाय डिजिलॉकर की स्थापना करेगी। इसके तहत दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने के लिए स्थापित किया जाएगा। सक्षमता को सामने लाने के लिए सुशासन में व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 3900 से ज्यादा अनुपालन को कम किया गया, जिसमें 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया जाएगा। 5G आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अज्ञात से आने वाले डेटा तक पहुंच बनाने के लिए एक राष्ट्रीय डेटा पॉलिसी सरकार लाने की बात कर रही है। पहचान और पते के अपडेट के लिए 1 स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजिटल लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है हरित विकास। हरित विकास के तहत जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार अग्रसर हो रही है। इसमें सरकार एक हरित ऋण कार्यक्रम लाएगी सतत कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लाया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए PM परिणाम की शुरुआत की जाएगी। PM परिणाम पृथ्वी माता के पुनरुद्धार
रूस के प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार लाने हेतु प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट आमदनी संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। एक मिस्ट्री कार्यक्रम है जिसका पूरा नाम है तटीय पर्यावास ठोस आमदनी के लिए मैंगो पहल। इसके तहत तटीय रेखाओं पर जो मैंग्रोव वन है वहां पर और पौधारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। तर मैंग्रोव जो वृक्ष होते हैं उनका पौधारोपण किया जाएगा। आर्द्र भूमि के इष्टतम प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में अमृत धरोहर को लागू किया जाएगा। दोस्तों, देश में 2014 में 26 रामसर साइट थी जो कि अब बढ़कर 75 हो गई है, जो थोड़ी चिंता की बात है क्योंकि रामसर साइड में वो चीजें शामिल होती हैं आर्द्र भूमि जो थोड़ी मतलब मुश्किल में चल रही है। ठीक है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकसित सूक्ष्म उर्वरक कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जाएगी। कितनी? 10,000 बायो रिसोर्स सेंटर की, जो अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए। युवा शक्ति के लिए सरकार ने जो प्रधानमंत्री पीएम कौशल विकास 4.0 वो शुरुआत की गई है। इसमें जॉब ऑन प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और नए युग के पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जैसे कि कोडिंग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन आदि की पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इसके तहत मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र का विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। ये 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टैंड अप दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए विकसित करेगी। राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उद्योगों है, हस्तशिल्प जो उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री को सरकार बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट है वित्तीय क्षेत्र। इसमें MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कॉर्पस में 9,000 करोड़ से जोड़कर नवीनीकृत योजना 1 अप्रैल 2023 से शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। इसके तहत ऋण का कुशल प्रवाह करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, आर्थिक अस्थिरता की सुनिश्चितता करना शामिल है। GIFT IFSC के तहत व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। सरकार एक केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना करेगी। कंपनी एक्ट के तहत कंपनियों को त्वरित रिस्पांस के लिए प्रशासनिक कार्य प्रणाली में तेजी लाएगा। यह शेयर और लाभांशों का पुनः दावा करने के लिए जो लोग उसमें शेयरों में और लाभांशों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उन पर दावा करने के लिए एक एकीकृत IT पोर्टल की स्थापना की जाएगी। महिला समान बचत पत्र के तहत महिलाओं के लिए 2 साल की अवधि वाली एक 1 टाइम लघु बचत योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 2 लाख की जमा सुविधा होगी जो 7.5% की नियत ब्याज अदायगी पर होगी। अतः 2 साल के लिए चलाई जाएगी। 2 लाख जमा पूंजी होगी, इसमें ब्याज नियत दर होगी वो 7.5% होगी। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना अधिकतम 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन। राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही गई है। राज्यों को GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है। कितना? 3.5%। याद रखने वाली बात है। 2022-23 में राजकोषीय घाटे का संशोधन अनुमान लगाया गया है 6.9%। ठीक है। और 2023-24 के लिए यह अनुमान लगाया गया 5.9%। इसे 2025-26 तक 4.5% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट अनुमान में कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा है 27.2 लाख करोड़, कुल व्यय किया गया है 45 लाख करोड़ का और नेट टैक्स प्राप्त हुई है 23.3 लाख करोड़ की।
अब अपन बजट के सेकंड पार्ट की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों के बारे में आदि के बारे में चर्चा की है। दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर कहाँ बढ़ाया गया, कहाँ नहीं, कम किया गया, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हरित गतिशीलता में जीएसटी भुगतान के लिए किए गए कंप्रेस्ड बायोगैस पर उत्पादन शुल्क में छूट की गई है। इलेक्ट्रिकल वाहनों में प्रयुक्त बैटरी के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फोन के कुछ एक पुर्जों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत दी गई है। टीवी पैनलों के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क घटाकर 2.5% की गई है। आप ये दो भी पढ़ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, रसायन, पेट्रोलियम पर क्या छूट दी है। वैसे मेरे को लगता नहीं है यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। समुद्री उत्पाद पर, प्रयोगशाला विनिमय पर, बहुमूल्य धातु, सिगरेट पर 16% की वृद्धि की गई है। अप्रत्यक्ष कर में जो एमएसएमई है उन पर सूक्ष्म उद्यमों और पेशेवरों के लिए परिकल्पित कराधान की सीमाओं को 3 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ और 75 लाख तक बढ़ाया जाएगा। सहकारिता में विनिर्माण गतिविधि शुरू करने के लिए सहकारी समितियों को 5% कर कोऑपरेटिव दर का लाभ दिया जाएगा। स्टार्टअप के तहत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान में टैक्स से छूट दी जाएगी। अच्छा, आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे तो। दोस्तों, ये व्यक्तिगत जो टैक्स है उसमें दी गई राहत है, यानी 0 से 3 के बीच में तो कोई शून्य रखा गया है। 3 से 6 लाख अगर आपकी आए तो उस पर 5%, 6 से 9 के बीच में 10% और 9 से 12 के बीच में 15%, 12 से 15 लाख रुपए होने पर 20%, 15 लाख से ऊपर होने पर टैक्स 30% की बात की गई है। सरकार ने जो इनकम टैक्स होता है उस पर जो राहत प्रदान की गई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। परीक्षण में मध्यम आय वर्ग को इसका लाभ होगा। नई सरकार कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर छूट दी गई है। अर्थात अगर आपकी आय 7 लाख तक है तो इस पर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके तहत वेतनधारियों को 50,000 रुपए और पेंशन धारकों को 15,000 रुपए की मानक कटौती का प्रावधान है। उच्चतम जो अधिभार दर है वो 37% से घटाकर 25% कर दी गई है। जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली अर्जित अवकाश नकदीकरण में छूट सीमा को 25 लाख रुपए किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ इकोनॉमी बनाने के लिए विभिन्न तत्वों का सहारा लेती है सरकार। इसमें सरकार ने 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार राजकोष से समेटन के लिए जो 2023-24 का बजट अनुमान लगाए उसमें 5.9% का राजकोष से घाटा अनुमान लगाया गया। अपना जीएसटी मासिक राजस्व 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा है। जो बैंकों का एनपीए है वो 2022 तक 5% रहा। दोस्तों, सरकार के पास जो रिजर्व भंडार है वो 9 महीनों के लिए, अर्थात इसका मतलब है कि अगर सरकार के पास राजस्व भंडार जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो नहीं होते तो अपन 9 महीने अपना खर्चा आराम से चला सकते हैं। तो संघ सरकार पूंजीगत व्यय 4 गुना से बढ़ाकर वित्त वर्ष 24 में 10 लाख करोड़ करने का सोच रही है। सरकार के कर प्राप्तियों का रुझान देख लेते हैं। सरकार को सकल कर राजस्व प्राप्त हुआ 2022-23 में 11.1% और जो अनुमान लगाया गया 2023-24 के लिए वो भी 11.1% होने का अनुमान है। प्रत्यक्ष कर है वो 6% रहेगा और अप्रत्यक्ष कर है वो भी 5.9% था 2022-23 में, तो 2023-24 में भी 5.1% होने का अनुमान लगाया है सरकार ने। थैंक यू। ये लेक्चर आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। इसमें बजट का पूरा एनालिसिस आपके सामने है। अगेन थैंक यू।